निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ जयपुर से। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं एडवोकेट ब्रजेश जी। ब्रजेश जी जयपुर से हाईकोर्ट के वकील हैं। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। लगता है ब्रजेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। ब्रजेश जी आप, थैंक यू वेरी मच सर। ब्रजेश जी, आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। ये न्याय के ऊपर ही है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज श्री यशवंत वर्मा जी के घर में बहुत भारी मात्रा में कैश मिला। 14 तारीख को जब होली थी उस दिन शाम को इनके घर में पीछे की तरफ में आग लगती है और आग जो थी इतनी भयंकर थी कि पूरी कोठरी में इनके आग लग गई। जहां पर फर्नीचर पड़ा था और भी कुछ सामान पड़ा था वहां आग लग गई। दमकल के कर्मचारी आए, आग बुझाने में समर्थ रहे। आग बुझने के बाद उसमें से ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ नहीं है। दमकल के कर्मचारी ने यह भी कह दिया कि यहाँ पे कोई कैश नहीं मिला है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां बोरे में भरे हुए कैश मिले। अध जले जो थे नोट मिले 500 के। ये क्या दर्शाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको क्या इन्होंने दिया जजमेंट, वो ये दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो इन्होंने वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ भेज दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने वकील थे वो खड़े हो गए। उन्होंने बोला यशवंत वर्मा जी को हम अपने यहाँ नहीं सम्मान करेंगे। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट एक डस्टबिन है? बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। ऐसे न्यायमूर्ति को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ब्रजेश जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या न्यायमूर्ति जो हैं यशवंत वर्मा कानून से ऊपर हो गए क्या? देखिए सर, थैंक यू। और आप सभी को पुनः नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है आज जुडिशरी, इस क्वेश्चन मार्क में के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 1947 में हम जाना चाहेंगे थोड़ा सा जी कि जब 1947 में हमारा संविधान बन रहा था और 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप में लागू किया गया, जी तब उस समय पर द्वैध शासन व्यवस्था का रूप रखा गया था। द्वैध शासन व्यवस्था से अर्थ है कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम होगा हमारे भारत देश में। डबल गवर्नमेंट का मतलब नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर अलग अलग सरकार होगी, और सरकार जी का अर्थ है कि उसमें जुडिशरी भी पार्ट होगी, अर्थात स्टेट की जुडिशरी होगी और सेंटर की जुडिशरी होगी। जी जी तो सर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जो जजेज होते हैं उनका बाकायदा एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है और उनकी ट्रेनिंग होती है। रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर वो गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह से वो भर्ती होते हैं और उनका प्रमोशन वगैरह होता है और उनकी फिल्ट्रेशन होती है। जी आप मेरी बात को यहाँ पे रखना, गौर करना। उनकी फिल्ट्रेशन होती है, फिल्टर होके वो ऊपर तक पहुंचते हैं प्रमोशन होके सर। जी तो जी लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ऐसा एग्जाम सिस्टम नहीं है। जी जी और जब सर हमारा संविधान बना था, तो जब संविधान निर्माताओं ने ये, क्योंकि उस समय पर हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और सभी लोगों में देशभक्ति की भावना थी, सभी लोग ईमानदारी की मिसाल हुआ करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने भी ये नहीं सोचा था हमारे संविधान निर्माताओं ने कि आगे चलकर ऐसा समय भी आएगा। तो उन्होंने क्या किया था सर, कि हमारे संविधान में ये प्रावधान किया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको
7 साल की वकालत के बाद में उनको जज के तौर पर रखा जा सकता है, मतलब डायरेक्ट जज बनाया जा सकता है बिना किसी पेपर के। करेक्ट। अर्थात जिसने वकालत 7 साल तक वकालत कर ली, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में या और हाई कोर्ट में जज बनने के योग्य है। ये उस करेक्ट। समय ये उस समय पर ये संवैधानिक प्रावधान था सर, संविधान का। जी लेकिन जब कालांतर में समय बीतता गया और ये जो आपकी जो ग्लैमर की जो चकाचौंध होती है, सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, इसकी जो चकाचौंध होती है, ये सबको लालायित करती है, लुभाती है। जज भी कोई सर ऐसा उनको कोई फिल्टर तो हुआ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भाई किस किस तरीके से भर्ती होना है, क्या करना है। एक जज का जो है लोअर लेवल पर क्या क्या परेशानियां होती हैं, कैसे कैसे जनता जो है आती है, उनको यही नहीं पता है। तो आप जी सर 1950 से लेकर आज तक का इतिहास देखेंगे, विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जो जज हैं और जो चीफ जस्टिस हैं, उनको आप देख लेना, उनके दादा ही पहले जज हुआ करते थे। जी तो आम वकीलों के लिए या आम जनता के लिए जो भले ही योग्य हों, उनके लिए जी तो जी रास्ते बंद है। तो इसका सीधा जी सीधा जी सा अर्थ है कि हमारी न्यायपालिका में विशेष तौर पर जो उच्च न्यायपालिका है, हायर जी जुडिशरी जी है, जी उसमें पारदर्शिता की बहुत कमी है। जी 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 पारदर्शिता की कमी है। जी जी जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं, पारदर्शिता नहीं होगी, उसमें तब तक ये चीजें सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ 2014 का। 2014-15 जी का एग्जांपल बताता हूँ सर मैं। ये घटना जी है जी आपकी, ये है आपका आर्टिकल 124। सर आर्टिकल 124 में कुछ चेंजेस किए गए थे जी और इसके लिए सर क्या किया गया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था सर। जी जी और मेरी जितनी उम्र है, तो मैंने देखा सर पार्लियामेंट में पहली बार पक्ष और विपक्ष, एनडीए की सरकार थी 2014 में, कांग्रेस उस समय विपक्ष में था। लेकिन मैंने जो चीजें देखी सर, मैंने जो अनुभव किया, उसमें सर सभी पार्टियों ने, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी के तो तब तक थे नहीं शायद, बाकी टीएमसी, तृणमूल वगैरह, आपके जो आरजेडी, जेडीयू, जितने भी पार्टी उसमें पार्लियामेंट में थी, सभी ने इस कानून को मंजूरी दी और संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया। जी जी संविधान में संशोधन कर दिया, ये तो हम तब मानते जब ये चल जाता। लेकिन संविधान में संशोधन करने का सभी पार्टियों ने ये काम किया और इसमें आर्टिकल 124 में सब आर्टिकल जोड़े गए थे सर। आर्टिकल 124 ए, 124 बी, 124 सी, ये 3 आर्टिकल और जोड़े गए थे। और इन आर्टिकल्स के बाद में ये आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ था, 99th अमेंडमेंट, मतलब जी 99वां संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से ये बताया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनके लिए भी कुछ जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, उनका भी कुछ होना चाहिए। हम्म। परंतु अभी तक पारदर्शिता के अभाव में ऐसा संभव होता प्रतीत नहीं हो रहा है। और ये जी पारदर्शिता सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। भाई मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं तो मेरी तरफ से ईमानदार हूँ, मेरी पारदर्शिता तो कोई और करे तब चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पारदर्शिता है, ये सुनिश्चित करना सेंटर का काम है, क्योंकि हाई कोर्ट की 75% जो सैलरी होती है, 75% सेंटर देता है और 25% राज्य देता है सर। तो राज्य की जी तो जी 1/4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की तो 1/4 जिम्मेदारी है, 3/4 जिम्मेदारी तो केंद्र की है। केंद्र में जी जी ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार से फिल्टर लगे और जजेस के खिलाफ भी ऐसा एक्शन होने का प्लान बने। मैं आपको एक बात बता दूं सर कि आज की डेट में हमारे संविधान में जो प्रावधान दिया गया है, जज को आप अपने पद से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को के खिलाफ आप एक्शन लेना तो दूर, आप उसको हटा भी नहीं सकते।
करेक्ट, इसलिए नहीं बिल्कुल हटा सही कहा आपने। सकते, इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाअभियोग लगाना पड़ेगा। जी जी और इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग इतनी जटिल है कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदन पास से होना जरूरी। दो तिहाई बहुमत जी से, केवल सिंपल मेजोरिटी नहीं, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जो है ये राष्ट्रपति के पास में जाएगा। और तब तक तो साहब जी जो जी है पास महीने 2 महीने लग जाते हैं। इतने में तो जो जज होते हैं वो एक दो जज के खिलाफ होने का प्रावधान आया, नौबत आई थी। जज ने स्वयं ही इससे पहले रिजाइन कर दिया था। तो जी जी जब तक ये पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होगी, एक ऐसा कड़ा कानून नहीं बनेगा ऊपर से, तब तक ये होना संभव नहीं है। ठीक है, आपका मैं दोबारा आता हूं। कल्याण जी, आप ये बताएं कि यशवंत वर्मा जी को अभी रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो 6 महीने की अपनी कॉल डिटेल्स उनकी निकाली जाएगी। उनके 6 महीने के जितने भी जजमेंट्स हैं वो जजमेंट को वापस देखा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि वो उन्होंने क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं। तब तक, जब तक ये न्याय चलेगा, उनके लिए 3 न्यायमूर्तियों का बेंच बना है, जब तक वो न्याय आएगा तब तक वो कोई भी केस उनको नहीं दिया जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, क्या यशवंत वर्मा को फंसाने की साजिश चली है? क्या यशवंत वर्मा सही में जो भी उन्होंने बयान दिया है कि मेरे वो नोट नहीं थे, मेरे घर में कैसे आग लगी ये भी मुझे नहीं पता, कौन आके मेरे घर में ये नोट रख गया ये भी नहीं मुझे पता, क्या यशवंत वर्मा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो भी उनके घर में नोट मिले हैं वो वाकई में उनके संज्ञान में नहीं है? लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कल्याण जी, वापस आप पहले जवाब दें उससे पहले मैं ये बता दूं कि जज की कोठी के बाहर इतना बड़ा पहरा होता है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मैं भी कभी जज के यहाँ जाता हूं तो जज के बाहर जो सिपाही खड़े होते हैं उनके वहां रजिस्टर्ड में नाम दर्ज कराना पड़ता है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, किस सिलसिले में मिलना है, और आपकी पूरी सुनिश्चित चेकिंग होती है। यहाँ तो यशवंत वर्मा जी ने साफ कह दिया कि मेरे आउटर क्वार्टर में जो उनके परिधर में है यानी उनके कैंपस में है, बोरी भर भर के नोट रखे हुए थे और उसमें आग लगी है। जी बताएं आप कल्याण जी। नमस्कार। देखो, ब्रजेश भाई ने बिल्कुल सत्य बताया और ये एडवोकेट है, इसलिए धन्यवाद। इन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि जज की नियुक्ति कैसे होती है और हमारे जो संविधान है उसमें क्या क्या धाराएं हैं और किस तरह से ये इसमें अमेंडमेंट वगैरह कर सकते हैं, या कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को या हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त किया जाता है। मगर हम जिस बात पे आज चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि एक जज के घर में आग लगती है और नोटों की बोरियां मिलती है और जज कहता है कि मुझे मालूम नहीं ये कहां से आई। तो मैं पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि एक जज के घर पे इतनी सिक्योरिटी होती है कि उसका पर्सनल गनमैन होता है और मकान के बाहर या बंगलों के बाहर एक अलग से कुटिया बनी रहती है जिसमें कौन आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है और कौन सी जी जगह का है, उसका एड्रेस है या उसका प्रूफ क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारे के सारे मेंशन होते हैं। और जज की कोठी में बिना परमिशन के कोई भी परिंदा भी पाँव नहीं मार सकता, ऐसा एक बिल्कुल मानना सही। है। तो ये सारी की सारी चीजें जो एक अपने आप को बचाने के लिए है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देखिए कि आग लगी है, नोटों की बोरियां दिख रही है, वीडियो में दिख रही है, फोटोग्राफी में दिख रही है, और फिर ये कहा जा रहा है कि वहां पर कोई नोट नहीं मिले। और नोट नहीं मिले या नोट मिले तो कितने नोट मिले और वो नोट कहाँ गए इसका अता पता नहीं है, कौन ले गया। मतलब आग लगी है, आग में आप वीडियोग्राफी दिख रही है कि नोटों की बोरियां हैं, नोट जल रहे हैं, और फिर वहां से वो नोट गायब हो जाते हैं। उन नोटों का अता पता नहीं है, उसकी काउंटिंग का पता नहीं है कि वो 15 करोड़ थे या 25 करोड़ थे या 50 करोड़ थे।
तो एक बहुत बड़ा खेल है ये, क्योंकि जैसा कि हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हाथ है 75%, मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं वो 75% हाथ काम कर रहा है, क्योंकि इनकी नियुक्ति करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। और जो एक प्रोसेस होता है कि जैसे बताया कि स्टेट में अगर किसी का अगर सिलेक्शन होता है तो उसका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में थ्रू प्रोसेस वो जाता है, उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन में भी मेरिट देखा जाता है, मेरिट के बाद में फिर नियुक्त किया जाता है। और जो सेंटर का होता है उसमें कुछ चुनिंदा लोग बाग या सेंटर के जो नेता है, हमारे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या अन्य कोई लोग बाग, उनको सेलेक्ट करते हैं और वो अपनी मर्जी से उसको सेटअप करते हैं। तो ये ऐसे ही जो सिन्हा साहब है, यशवंत जी जो है, वर्मा जी है, वो ऐसे ही वर्मा। सेटअप किए गए थे और ऐसे ही इन्होंने एक ही नोटों का अंबार लगा लिया। तो मुझे ये लगता है कि अब हमारा जुडिशियल सिस्टम है कि आम आदमी का विश्वास था, और आम आदमी ये कहता था कि मुझे कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में दावा करूंगा या आपको कोर्ट में घसीटूंगा। तो कोर्ट में भी अगर मान लो नोट देकर अगर फैसले करवाए जा रहे हैं या इस तरह की संभावनाएं व्यक्त हो रही है, तो हमारे देश का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा, ये बहुत ही एक सोचने वाला विषय है। तो ये एक इस तरह का है कि बहुत ही गहन विषय है, हमारे देश के लिए चिंताजनक विषय है कि हम पुलिस पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आए दिन पुलिस वाले भी जो इस तरह की स्थितियां हो रही है कि पुलिस थाने में बच्चियों के साथ या विक्टिम के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। दूसरा ये है कि कोर्ट में इस तरह की स्थितियां हो रही है कि आप पैसे दो और काम कराओ या अपने मनमर्जी के माफिक जो है डिसीजन करवा लो। तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा, किससे गुजारिश करेगा, किसके पास न्याय मांगने जाएगा? और यही एक हमारा स्तंभ था, यही एक इस तरह का था जो आदमी को उम्मीद थी, मैं अगर कोर्ट जाऊंगा तो कोर्ट मुझे न्याय देगा। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि हर आदमी को न्याय मांगने का अधिकार है। मगर यहाँ पर जो सिस्टम लग रहा है, मैं आपको बता दूं कि जस्टिस साहब जो है, ये वर्मा जी जो है, इनसे 2013-14 में एक 150 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एक घपला चला रहा है। और जब 150 करोड़ रुपए का घपला जो चल रहा है, बैंक से लोन लिया हुआ है, करप्शन है उसका, और वो केस चल रहा है, उस केस को दबाकर इनको प्रमोट कर हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति पर ऑलरेडी केस चल रहा हो, आप एक चपरासी को नियुक्त करते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसका थाने में तो वेरिफिकेशन करवाते हैं और ये देखते हैं कि इसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। और एक जज साहब जो है, उनके ऊपर 150 करोड़ रुपए का एक बैंक का गबन, उसका केस चल रहा है जो बॉम्बे महाराष्ट्र में है और ऑलरेडी मेंशन है, धीरे धीरे करके वो खुल रहा है। तो मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि जब ऐसे क्रिमिनल आदमी या इस तरह के लोग बाग जो धोखाधड़ी में ऑलरेडी वांछित है या धोखाधड़ी कर चुके हैं, 150 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हम ये कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि 150 करोड़ रुपए में आदमी का मकान भरेगा या अटैची भरेगी या अलमारी भरेगी। तो 150 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, और उस आदमी को आप जज नियुक्त करते हैं और फिर अपनी मनमर्जी के रिजल्ट्स लाते हैं या मनमर्जी के परिणाम लाते हैं। तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास जो है लेकर के एक न्याय प्रणाली पे है। अगर न्याय प्रणाली भी अगर दूषित हो गई या न्याय प्रणाली को भी अगर खरीद कर डिसीजन करवाने लगे, तो इस देश का कोई धनी धोनी नहीं है, बंटाधार है, या ये सबसे फेलियर गवर्नमेंट कह सकता हूं मैं। इस गवर्नमेंट में जितने भी डिसीजन, जितने भी इस तरह के काम हुए हैं, ये अपनी मनमर्जी के हुए हैं, और गवर्नमेंट का जो है ना इन पे होल्ड रहा है। गवर्नमेंट जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है, वो अपनी मनमर्जी के डिसीजन करवा रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है। अभी तक ये देखिए, आज 14 तारीख को आग लगी और 14 तारीख का ये मामला है, आज 24 तारीख हो गई। 10 दिन में अभी तक किसी नेता के या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्री के या अन्य किसी का स्टेटमेंट नहीं आया कि जज साहब के पास में ये नोट, कितने नोट थे, कहाँ से मिले हैं और कहाँ से आए हैं, या इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब एक छोटा सा एक कार्य करके छोड़ दिया,
कि जज साहब जो है 6 महीने के लिए तजदीद कर दिए गए हैं, 6 महीने वो डिसीजन नहीं देंगे या अन्य कोई केस नहीं जाएगा, तो ये चीजें कोई मायना नहीं रखती कि आपने इतना बड़ा गुनाह किया है जिस आदमी ने, और इतने क्राइम बड़ा बड़ा क्राइम किया है और इतनी अच्छी पोस्ट पे रहते हुए इस तरह का क्राइम करना, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं तो ये ठीक चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि ऐसे जजों को बर्खास्त करना चाहिए, सजा देनी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी 2 नंबर की हो सकती है। ये नोट मिले हैं तब उजागर हुआ है। और हमारा तो एक सिस्टम ऐसा है कि आप जज को या जज के घर पे आप रेड नहीं डाल सकते, जज को आप बर्खास्त नहीं कर सकते, या जज के ऊपर आपको अरेस्ट करने का कुछ कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह के कानून में कुछ न कुछ अमेंडमेंट इस तरह का होना चाहिए कि चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर इस तरह का गुनाह करता है या देश के प्रति इस तरह की लापरवाही करता है, तो जनता को हिट करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको अरेस्ट करने का एक रास्ता निकले, और इस तरह का काम हो कि आगे कोई अन्य आदमी इस तरह का अगर काम कर रहा है जो ले देकर अपना डिसीजन देता है, तो वो बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर जुडिशियल पे से विश्वास उठ गया तो हर आदमी पे से विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी पर विश्वास करने लायक नहीं रहेगा। मेरा तो आपके माध्यम से यही अनुरोध और यही विनती है कि ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करके उनके प्रॉपर्टी अटैच करे, गवर्नमेंट सीज करे, और अन्य लोगों को भी सबक दे कि अगर इस तरह का कार्य करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी और निश्चित होगी, ठीक है। ताकि दुनिया में जुडिशियल या हमारा न्याय व्यवस्था का जो है एक विश्वास कायम रहे, और हम लोग बाग इस तरह की ठीक है। स्थिति में रहे कि प्रताड़ित होने पर न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जा सके और अपना न्याय प्राप्त कर सके। ओवर टू यू सर, धन्यवाद। ठीक है। ठीक है स्वामी जी, आपसे 140 करोड़ जनता ये पूछना चाहती है, क्या न्यायमूर्ति जो है संविधान से, न्याय से ऊपर है क्या? न्यायमूर्ति के ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। इस केस में ना तो कोई एफआईआर हुई है, न ही कोई इस केस को अभी बड़ी यानी एक संदिग्धता से देखा जा रहा। स्वामी जी, आपसे ये पता है, आपसे ये पूछना चाहती है 140 करोड़ जनता, क्या यशवंत वर्मा को इस तरह से जो उनके यहाँ कैश मिला है, क्या स्वतः नहीं अपने पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए अगर ये काम सही उन्होंने किया है या गलत किया है? जी, सबसे बड़ी बात ये है कि देश का जितने भी मामले होते हैं, जितने विभाग के होते हैं, जितने मंत्रालय के होते हैं, जितनी संस्थाओं के विवादास्पद बातें होती हैं, तो वो न्यायालय में जाती हैं। और न्यायालय में जब इसलिए जाती हैं कि वहां से हमको जो है न्याय मिलने की आशा रहेगी। पर न्यायालय में पता लगा कि जो आग बुझाने के लिए जहां से पानी आता था, पानी के नाले में आग लग गई। तो ये वो वाली स्थिति हो गई है। तो हमारा कहने का मतलब इसमें कई ऐसे कई सुराग मेरे को अनुभव हो रहे हैं, कई ऐसी बातें अनुभूत होती हैं कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसा सिस्टम शायद किया गया है कि कोई ऐसा केस तो नहीं था जो कि वो केस उन्होंने फाइनल किया हो या कुछ किया हो, तो कोई ऐसा षड्यंत्रकारी कुछ ऐसा भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने क्राइम किया और जज साहब ने जो है वहां नोट रखे हैं, ऐसा भी वो जांच का विषय है अभी। क्योंकि इतने जल्दीबाजी करना या जल्दीबाजी में इतना कुछ सब चीज का जो है वो उदाहरण ले लेना, यहाँ तो 20 साल जांच में लगते हैं। तो वो मामला जब इतना है तो 10 दिन में कोई इतना नहीं बता सकता। पर यह है कि ये जानना जरूरी है कि ये वाकई में कोई षड्यंत्र है या उनकी ही ये जो है कोई भ्रष्टाचारी में संलिप्तता है। तो ये दो बात अभी बीच में है। अब जो इन दो बातों में से छटके आएगी, फाइनल होगी, तो फाइनल होने के बाद ही डिसीजन होगा कि वो वाकई में उन्होंने ये अपराध किया है या नहीं किया है, या उसमें उनकी कोई संलिप्तता है। अब रही बात की आप जो बता रहे कि बड़ी चौकसी आप कह रहे थे कि हम गए हैं वहां, देखा हमने कि तो वहां सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, वहां सुरक्षा बड़ी
चाक चौबंद रहती है, और उसके बावजूद भी कोई जो है नोट के बोरे अंदर रख जाए, तो या तो फिर कोई जो जो सुरक्षा कर्मी या कोई देख रेख करने वाले या कुछ है, कोई ऐसा सदस्य मिला हुआ तो नहीं रहा कि जिससे उन्होंने उनको एंट्री दे दी हो, और इतना मौका कोई उनको समय पता रहा हो कि वो कब बाहर आते हैं जाते हैं, कब वहां उपस्थित हैं कब अनुपस्थित हैं, या वो ऐसी जानकारी तो नहीं ले रहा था। तो इसमें ये सब चीजें जानने की होती हैं। अब ये जांच का विषय है, इतना जल्दीबाजी करना मैं जल्दीबाजी समझूंगा, क्योंकि न्यायालय का विषय है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो है 3 सदस्यों की बेंच होती है कि वो हाई कोर्ट के जज तरफ उनकी भी जांच कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो अवश्य होगी। और अभी थोड़ा समय लग रहा है इस बात को, तो जानकारी दी जा रही है जब विषय की, तो हो सकता है कोई वहां पर जो कैमरा या कोई टीवी या कोई फुटेज कोई ऐसा होगा तो उसमें भी कुछ दिखा होगा। क्या वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे क्या? और अगर नहीं स्वामी थे जी, तो क्या कारण? स्वामी जी, इसका स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, एक बात सुनिए। वहां पे जब आग लगी 14 तारीख को, तो जब 14 तारीख को यशवंत वर्मा जी अपनी फैमिली के साथ वहां नहीं थे, छोटी बिटिया थी वहां पे, उसने पुलिस कर्मी को फोन किया, उसके बाद वहां से दमकल आई, दमकल ने वहां आग को बुझाया। उसके बाद वहां से 15 तारीख को जो सारा कुछ था उसको साफ कर दिया गया। वहां से जो पत्रकार जो वहां पे आए उनको भी बोला गया यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं मिले हैं। तो पत्रकार ही होते हैं। पत्रकारों ने क्या किया, उनके घर के पीछे की तरफ गए, क्योंकि उनको अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। जब पत्रकार उनके घर के पीछे की तरफ गए तो पिछवाड़े की तरफ ये देखते हैं कि अर्ध जले नोट 500 के बाहर पड़े हुए हैं। ये क्या दर्शाता है? जी जी क्या कोई भूत आके उनके घर में ये पैसे रख गया? क्या भूत घुस गया उनके घर में, ये पैसे रख के चला गया? क्या इनका जो घर था वो भूतिया महल था क्या? जी जी। जी तो स्वामी जी बताएं। आपका कहने का मतलब है, चलो मान लेते हैं किसी ने अगर षड्यंत्र भी किया, ये तो ऐसा लगता है कि अरे किसी स्वामी जी, जानकार आदमी। आप षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। जज के यहाँ, क्या किसी भी जज के यहाँ आदमी को आप भी जानते हैं कि वहां जाने के लिए कितने हर्डल पार करने पड़ते हैं। यहाँ तो नेताओं के घर में जाने के लिए पुलिस के एंट्री करानी पड़ती है, कई गेट से एंट्री होती है। ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कितने न्याय करते हैं, कितनी बैरिकेड्स हैं इनके तरफ जाने के लिए, इनसे मिलने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है घर में जाने के लिए। जी, उनके जो आप बता रहे हैं कि या तो फिर कोई पैसा, या मान लिया जाए उनका अगर पैसा है तो वो बाहर का आदमी इतनी जल्दी आग लगाने का मौका नहीं मिलता उसको, या तो कोई सनसनीखेज कोई पता लगने वाला था, कोई पोल खुलने वाली थी, या तब भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि स्वामी जी, शायद जो है करोड़ों रुपए मिले हैं, करोड़ों रुपया। अभी तक गिनती नहीं है कितने करोड़ रुपए। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, ब्रजेश जी से पूछ जी लेते हैं। ब्रजेश जी, आपसे 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है, क्या न्यायमूर्ति के घर में जो पैसे मिले हैं, और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी साफ डिनाई कर रहे हैं कि ये कैश मेरे घर से नहीं है, मैं नहीं जानता हूं कि ये किसने रखा है, और उनके घर में कैंपस में मिला है। इसके पीछे क्या हो सकता है, आप बताएं। फर्स्ट प्राइमा फेज तो ये लगता है कि इनके घर में कैश कहां से आया। जी ब्रजेश जी। जी सर, मैं आपकी कंप्लीट एक तो आवाज को थोड़ा सुन नहीं पाया क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस था। अच्छा ब्रजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता ये हूं कि फर्स्ट प्राइमा फेज में क्या लगता है कि जज साहब के यहाँ जो रुपया नोटों के बंडल मिले हैं वो किसके थे? क्योंकि यशवंत वर्मा जी ने साफ डिनाई किया है कि मेरे घर में ऐसे कोई नोट नहीं मिले हैं, न ही किसी नोट के मिलने की मुझे जानकारी है। क्योंकि वो जो बता रहे हैं जिस जगह आग लगी है वो एक अलग से क्वार्टर था जिसमें ताला नहीं लगता था, और उसमें फर्नीचर्स पड़े हुए थे, फर्नीचर में आग लगी है। सर ऐसा है कि जी प्राइमा फेशियाई
प्राइमा फेशिया क्या, जब कंक्लूसिव बात है ये कि जी जी जो भी ये कारण हुआ है, ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ये लैक जी ऑफ जी ट्रांसपेरेंसी इसका बहुत बड़ा कारण है। करेक्ट। 1950 से लेके आज तक हायर जुडिशरी के लिए ऐसे मापदंड बनाए ही नहीं अभी तक। ब्रजेश जी, आपको एक सेकंड के लिए मैं यहाँ रोक रहा हूँ। क्या इस मामले में, यशवंत वर्मा के मामले में एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर जो मैं आपको बताऊं, एफआईआर होनी चाहिए नहीं। अब मैं आप सब देखो सर, आप एक लॉ ग्रेजुएट से जब पूछ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये तो सर उसका संसद का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन क्या जी है जी ये मैं बता रहा हूँ आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ हाँ, कि बताइए बताइए। क्या होना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए उसमें तो 100% प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में आपके जो आना चाहिए, सारी चीजें स्कैनर में आना चाहिए। दूसरा उसमें जी जो जी मिस अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, वो मिस अप्रोप्रिएशन करेंसी का चाहिए। लेकिन ये जो शब्द है ये सभी आम लोगों के लिए है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एफआईआर वगैरह, एफआईआर होना चाहिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये आम लोगों के लिए है, जज के लिए नहीं है। क्योंकि जज को तो पहले इसका से मतलब ही ये है कि इन जज सब जो चीजों से है, दूर रखा गया है। न्यायमूर्ति जो है, वो सुप्रीम कोर्ट जो जज है वो न्याय से भी ऊपर है। बिल्कुल, संविधान तो यही कह रहा है सर। अरे वाह, संविधान का तो कमाल यही करते कहना हैं। है। करोड़ों अभी रुपया तक कोई उनके घर। चेंजेस, जी जी, बोले बोले सर बोले चेंजेस, सर बोले जब बोले। इसमें इसके लिए जो भी निर्णय इसमें निर्णय लेने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को ही दे रखी है। जी जी तो पार्लियामेंट जो चाहेगी वो होगा, बाकी ऐसा नहीं है इसमें। क्योंकि क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को स्पेशल स्पेशल इम्यूनिटी दी हुई है। उस करेक्ट। इम्यूनिटी के तहत कोई भी कोर्ट, पुलिस अधिकारी उनके अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। हम्म। जी और इसके लिए ये है कि वो कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट कर दी गई है, कंप्लेंट करिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये चली गई, सुप्रीम कोर्ट से वो पार्लियामेंट तक चली गई है। पार्लियामेंट में सुनने में आया कि साहब जो ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है और संसद में इस पर विशेष चर्चा होगी और हो सकता है उस जज के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, ये भी हो सकता है। परंतु जो भी फैसला होगा वो पार्लियामेंट, हाँ, एक बार महाभियोग आ गया और उनको इम्पीच कर दिया, उनको वहां से पद से हटा दिया, उसके बाद में जी वो आम नागरिक हो जाएंगे और उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो एक एसएचओ के पास में पावर आ जाएगी उसके पास। जी जी तो ये है सर इनका प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर जब तक चेंजेस नहीं होंगे तब तक ऐसे ही रहेगा अभी तक तो सर। मतलब इस केस में, केस को आगे बढ़ाने के लिए अभी संविधान को चेंज करना पड़ेगा, आपका कहने का मतलब ये है? जी ब्रजेश जी, लगता है ब्रजेश जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। कल्याण जी आप आवाज बताएं। अब आई है, अब आई है। हाँ जी जी, बोले बोले। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें हैं, जब एक बार पार्लियामेंट से उनका इम्पीचमेंट हो गया उसके बाद में वो आम नागरिक हो जाएंगे। और आम नागरिक होने का जी मतलब फिर उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वो एसएचओ के पास में पावर आ जाएगी। वो एसएचओ ही उनको फिर ठीक है, ले जा सकते हैं। करेक्ट। इसका मतलब अभी तक वो कुछ भी नहीं है, अभी तक वो जज के पोस्ट पे तो हैं, लेकिन अभी कोई उनको न्याय के लिए कोई भी उनके पास केस नहीं दिया जाएगा, यही जजमेंट आई है क्या? बस इतना ही उनको ये तो दिया सर गया है, इतना ही सीमित। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सर मान लिया, ये तो नॉर्मल सी चीज होती है सर। किसी भी डिपार्टमेंट में जब कुछ ऐसा होता है तो उनको जो है वहां से अलग कर दिया जाता है और उनको जो जितनी भी जो ड्यूटीज है उन सभी ड्यूटीज से उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये तो एक सिंपल जी जी प्रोसीजर है, कोई बड़ी चीज। लेकिन जो जी मेन जी वो ये है कि जो एलिगेशन था उसकी इंक्वायरी करने की पावर पार्लियामेंट के पास में है। पार्लियामेंट के पास महाभियोग चलाने की पावर है। जब एक बार महाभियोग के अनुसार वो उनको हटा दिया गया तब वो सारी चीजें फिर वो मतलब वो क्या है कि उनके ऊपर एक कवच कुंडल लगा होता है हाई कोर्ट के जज के ऊपर। करेक्ट।
आपसे वो जनता earned- ये जानना चाहती है, 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि क्या इसमें कितना समय लग सकता है इनके ऊपर केस चलाने के लिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर बताएं आप, क्योंकि अभी मतलब 10 दिन तो हो चुके, बस अभी थोड़ी सी ही प्रक्रिया हुई है। देखिए सर, इसमें क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब महाभियोग चलाया जाता है तो महाभियोग में जिस जज के ऊपर चलाया जाएगा उस जज को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना पक्ष रखने के लिए, और वो 14 दिन का करेक्ट, समय होता है। 14 दिन यानी में यदि 10 दिन उन्होंने और अपना 14 पक्ष दिन यानी 24 दिन, 24 दिन का समय हाँ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी वो तो तब हो गया, जी, वो तो तब हो गया जब आज शुरू करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ जी। हाँ, तो उसके बाद में उनको टाइम दिया जाएगा। नोटिस जो दिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है ये, कि नोटिस दिया जाएगा। सो कॉज नोटिस का वो अगर रिप्लाई ठीक से देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो उनके ऊपर फिर उसमें संसद में दोनों सदनों से अलग अलग टाइम पर 2/3 बहस बहुमत होगी। से उनको हटाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। प्रक्रिया जब हो करेक्ट, जाएगी, वो जब कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगी संसद की, वो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगी जी जी उनके मंजूरी के लिए। जब जी उनकी जब मंजूरी हो जाएगी, जिस टाइम पर मंजूरी होगी उनकी, तब से उनको हटा दिया जाएगा। जी जी। तो मतलब अभी उनको ट्रांसफर भी नहीं किया गया है, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भी नहीं ट्रांसफर किया गया, वो यथावत उसी पोस्ट में है जहां पे वो थे, बल्कि कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं आप। अब वो तो सर अब सुप्रीम कोर्ट के उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट से है वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उसमें है कि वो उनको रजिस्ट्री में बैठा सकते हैं या उनको चैम्बर में बैठा के रखें या सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में अटैच कर दें। ये नहीं, उनके ऊपर डिपेंड करता सीजीआई है। सीजीआई संजीव खन्ना को सूचित किया गया है, लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना जी ने क्लियरली उनको केवल एक ट्रांसफर का ऑर्डर दिया था, यानी दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रांसफर का ऑर्डर दिया था, वो भी अभी नहीं रोक दिया गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वहां के वकील, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील जो थे, वकील लोग वहां, उन्होंने क्लियरली बोला है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट डस्टबिन है जो ऐसे जजेस को हम लेंगे? उन्होंने साफ इंकार कर दिया है ऐसे जजेस को अपने यहां वापस लेने के लिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खैर वो मान लिया इसको, तो ये तो खैर इंटरनल जब तक जांच नहीं होती है या आपको जी इम्पीचमेंट जी नहीं होता है तब तक उनको ऐसे ही रखा जाएगा कहीं पर भी। तो मैं जी आपको जी जस्ट अभी बता चुका हूँ, जैसे कि या तो वो चीफ दिल्ली हाई कोर्ट में ही चीफ जस्टिस अपने साथ रख सकते हैं, बोले नहीं आप बैठिए, या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने पास अटैच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, उसके पास में भी पावर है। सुप्रीम कोर्ट अपनी रजिस्ट्री में रख ले और वहां पर वो अपने जो जुडिशियल वर्क ना देखें, प्रशासनिक वर्क, टेबल जी। वर्क दे सकते हैं कुछ भी। एक टेबल में अच्छा, बैठा देंगे उनको किसी टेबल पर, बोले ठीक है आप फाइलों को जी एक बार जी, थोड़ा देख के साहब के पास पहुंचाइए। करेक्ट। तो मतलब आपका कहने का मतलब खैर ये ये है तो खैर, कि जी जी, बोले बोले तो ये है सर कि इसमें बोले, आपका ब्रजेश जी बोले। ये तो इंटरनल है, जब तक की इंक्वायरी नहीं होती है, जब तक की इंक्वायरी नहीं होती जी है इंटरनल मैकेनिज्म रहेगा उनका। जी जी, जी, ओवर टू यू। ब्रजेश जी आपसे सीधा सवाल मेरा ये है, क्या इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की न्यायमूर्ति जो हैं वो न्याय से ऊपर हो चुके हैं? आप एक हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए सर, बिल्कुल आप ये थोड़ा-सा हाँ या ना की बजाय मैं थोड़ा-सा डिस्क्रिप्टिव बनाता हूँ इसको प्लीज कि प्लीज प्लीज प्लीज, जब गो आपने अहेड गो शब्द अहेड बोला गो अहेड। जब आपने शब्द बोला सर न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति जी जी, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ पहले ही प्रीफिक्स लगता है, ये जस्टिस बोलते हैं उनको। करेक्ट करेक्ट उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है उनको न्यायाधीश कहते हैं, करेक्ट। और उससे पहले जो नीचे वाले होते हैं उनको 2 पार्ट में होते हैं, वो सिविल जज और क्रिमिनल जज। तो क्रिमिनल जज वाले को बोलते हैं मजिस्ट्रेट
और सिविल जज को सिविल जज ही बोलते हैं। करेक्ट, तो बिल्कुल सही। न्यायमूर्ति जहां बोल दिया, उनकी चेयर के पीछे हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनके चेयर के पीछे लिखा होता है सत्यमेव जयते। जयते, अर्थात बिल्कुल वो सही। न्यायमूर्ति का अर्थ ये हुआ कि वो न्याय की मूर्ति है, लेकिन जिसके पर आरोप करेक्ट। लग गए वो न्यायमूर्ति नहीं है। हम्म, तो अब वो कानून के ऊपर, तो हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के भी काफी ऑर्डर्स हैं पहले भी, कि आप चाहे जी जी कितना भी ऊपर हो लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं है। परंतु जी जी, उनको कानून के उनके ऊपर ये कार्य करने के लिए पहले पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट। तो न्याय मतलब के ऊपर, आपका कहने का, कानून जी से जी ऊपर नहीं है सर, कानून से ऊपर तो नहीं है, लेकिन जी, कानून से ऊपर तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के उससे स्कैनर से गुजरना पड़ेगा उनको। करेक्ट। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अभी टाइम लगेगा इसमें, लेकिन न्याय होगा। पक्का पक्का सर, न्याय होगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैश कांड में, यशवंत वर्मा के कैश कांड में आप लोगों ने स्वागत किया और बताया। ब्रजेश जी ने बहुत अच्छा बताया कि क्या क्या न्याय है, किस किस तरह से प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा और कब तक इसका न्याय हो सकता है। थैंक यू वेरी मच आप लोग का आने के लिए। समय मेरे पास इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद।